आपको 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़े। हो सकता है कि इतने टॉपिक को कवर करने में शायद थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए। दैट इज़ आप जैसा देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है RFLP, RAPD, AFLP, ब्लॉटिंग के सारे जो टाइप्स हैं वो, और डीएनए सीक्वेंसिंग्स। तो अपने आप में काफ़ी लेंदी सा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। देखते हैं कि कितना हो पाता है। और इन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को कुछ बताना हो, जो कुछ क्वेरी थी उसके रिगार्डिंग में, या कुछ अगर डाउट है जो कि क्लियर नहीं हो पाया, तो आप उसको पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस मैंने कल आप लोगों को दिया था कि अगर कोई भी बैक्टीरिया जो कि एफ पॉजिटिव है, अगर इसका दैट इज क्रॉस कराया जाता है एफ नेगेटिव से, तो क्या यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, ये भी एक सवाल पूछा था। दूसरा क्वेश्चन था अगर कोई HFR अगर स्ट्रेन है उसका, अगर आप एफ नेगेटिव से कराते हैं तो क्या यहाँ पे बनेगा। तीसरा सवाल पूछा था कोई एफ डैश वाले का अगर क्रॉस करा देते हैं एफ नेगेटिव से या एफ डैश से, तो क्या बनेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें थी जो कि कल की क्लास में मैंने आपको डिस्कस नहीं किया था, HFR के बारे में और एफ डैश के बारे में कि ये क्या होते हैं। तो अगर आप लोगों ने कुछ वर्कआउट किया है तो आप बताइए कि हाँ यहाँ पे क्या क्या आएगा, किस तरीके से बनेगा। सर एफ सर प्राइम एच तो बार में एफ प्राइम में क्रोमोसोमल डीएनए और प्लाज्मिड मिक्स रहता है, मतलब दोनों रहते हैं। एच बार में हाँ सर, क्रोमोसोमल डीएनए और प्लाज्मिड मिक्स रहता है। और सर एफ डैश में प्लाज्मिड का बहुत मतलब क्रोमोसोमल डीएनए का बहुत स्मॉल पार्ट मिक्स रहता है प्लाज्मिड से, उसको एफ डैश बोलते हैं। जब उसमें से बैक्टीरियल जीनोम अलग हो रहा होता है सेपरेशन के टाइम पे, तो सर थोड़ा सा पार्ट उसका बैक्टीरियल जीनोम का रह जाता है, तब उसको एफ डैश बोलते ओके, तो अगर कोई HFR स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया का एफ नेगेटिव से अगर क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे जो बैक्टीरियल सेल्स बनेगी वो क्या डेफिनेशन होगा उसका, मतलब कि एफ पॉजिटिव हो जाएगा, एफ नेगेटिव रहेगा, HFR हो जाएगा, क्या बनेगा। हैं। सर 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 वो एफ 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 नेगेटिव ही पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव होगा, हो सकता है, लेकिन सर वो एफ पॉजिटिव और रिकॉम्बिनेंट, एचएफआर दोनों हो सकते हैं। वो सर रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा फॉर न्यू जीन्स के लिए। कुछ जीन्स उसमें मतलब नई जीन्स आ जाएंगी एफ नेगेटिव वाले में, सारी जीन्स तो नहीं आएंगी, कुछ आ जाएंगी। मतलब मैं यहाँ पे इसको डिनोट क्या करूँ, इसको एफ पॉजिटिव लिखूँ या एफ नेगेटिव लिखूँ या HFR एफ लिखूँ। पॉजिटिव या एफ एचएफआर। नेगेटिव और रिकॉम्बिनेंट फॉर न्यू जीन्स। मतलब एफ पॉजिटिव लिखूँ और या HFR, ये नेगेटिव नहीं रहेगा। नेगेटिव रहेगा सर। नहीं सर रहेगा सर मोस्टली एफ नेगेटिव। नेगेटिव ही रहते हैं। हाँ सर, एच एफ आर और एफ नेगेटिव रहेगा, देखिए और उसमें यहाँ कुछ पे कन्फ्यूजन हो गया ना दो तीन लोगों में। सुजाता का कहना है कि एफ पॉजिटिव हो जाएंगे और HFR हो जाएंगे, एफ नेगेटिव होंगे ही नहीं, जबकि ममता का कहना है कि मोस्टली एफ नेगेटिव ही रहते हैं। अमित दोनों में चल रहे हैं कि सर HFR भी हो सकता है, एफ नेगेटिव भी हो सकता है। नहीं सर, मेरा एफ नेगेटिव है, लेकिन एफ नेगेटिव के साथ कुछ नई जीन्स आ जाएंगे उसमें। अच्छा, ओके। चलिए, तो पहले इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि HFR स्ट्रेन बनती कैसे है। मान लीजिए कि अगर आपको कोई एक बैक्टीरियल सेल्स है और इस बैक्टीरियल सेल्स के पास क्या है, आपका एक उसका मेन क्रोमोसोमल डीएनए है, ठीक है, और उसके पास क्या है, एफ प्लाज्मिड है। ये दोनों साथ साथ में हैं, मतलब अगर इस तरीके से। और अगर कोई रिसिपेंट बैक्टीरिया है जिसके पास वो नहीं है, तो HFR स्ट्रेन बनने का प्रोसेस क्या होता है, कोई बताएगा कि HFR स्ट्रेन है क्या, एक्चुअली में कैसे बनता है HFR। सर सर प्लाज्मिड बैक्टीरियल डीएनए क्रोमोसोम्स क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड से डीएनए बाइंड से हो बाइंड हो जाता जाते है। वेरी गुड। मतलब अगर ये जो दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, इसके पास ये प्लाज्मिड भी है एफ फैक्टर वाला, और इसके पास मेन क्रोमोसोम भी है। अब अगर ये दोनों इंटीग्रेट कर जाए, मतलब कि एफ प्लाज्मिड जो हो क्या करे, एफ जो प्लाज्मिड है वो क्या करे, इंटीग्रेट कर जाए किसके साथ में, मेन क्रोमोसोम के साथ में। मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके से अगर आपको दिखाई दे कि ये क्रोमोसोम्स के साथ ये जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है इसमें एफ प्लाज्मिड का भी पोर्शन आ गया है और ये मेन क्रोमोसोम भी आ गया है, तो ऐसे स्ट्रेन को, बैक्टीरिया को बेसिकली आप HFR के नाम से जानते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। ये प्लाज्मिड जो है कुछ इसके पास ऐसे जीन होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है रिकॉम्बिनेशन करने के लिए। इसलिए जब क्रोमोसोमल डीएनए बैक्टीरिया के प्लाज्मिक डीएनए से क्या करेगा, इंटीग्रेशन हो जाता है, तो ऐसे केसेस में आप उसको HFR बोलते हैं। अगर जब यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो जाए, यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज द इंटीग्रेशन हुआ, मतलब जुड़ना हुआ। और अगर जब यहाँ पे डी इंटीग्रेशन होना शुरू हो जाए, जब ये प्लाज्मिड निकलना शुरू हो जाए, तो कभी कभी होता क्या है, मोस्टली टाइम पे तो ये जो प्लाज्मिड होता है ये अच्छे तरीके से एक्साइज हो जाता है, मीन्स निकल जाता है। बट सम टाइम पे ऑक्सीजन एरर होने की वजह से ये प्लाज्मिड के साथ में इस बैक्टीरिया का कुछ क्रोमोसोमल डीएनए भी क्या होता है, चला जाता है यहाँ पे। तो जब यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से स्ट्रेन बने कि इसका क्रोमोसोमल डीएनए अलग हो जाए
और इसका ये जो एफ प्लाज्मिड था ये भी क्या हो जाए, अलग हो जाए। लेकिन इस एफ प्लाज्मिड में बेसिकली क्या हो, आपका कुछ क्रोमोसोमल दैट इज कह सकते हैं कि जीन आ जाए या डीएनए का सेगमेंट आ जाए, तो ऐसे वाले स्ट्रेन को बेसिकली आप एफ डैश के नाम से क्या है जानते हैं। एफ डैश का मतलब होता है कि अब ये जो प्लाज्मिड है ये अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है, जेनेटिकली ये वाले प्लाज्मिड से ये वाले प्लाज्मिड का सीक्वेंस एंड नंबर क्या है, डिफर है। दैट्स वाई आप उसको एफ प्राइम या एफ डैश के नाम से जानते हैं, राइट। तो जब कोई भी एच एफ आर स्ट्रेन जो होती है, मतलब ये वाली स्ट्रेन अगर किसी नेगेटिव स्ट्रेन से क्या करती है, मीन्स एफ नेगेटिव वाले से क्रॉस करती है, तो क्या होता है, एफ नेगेटिव से जब एक क्रॉसिंग हो जब होता है, मतलब यहाँ पे जब मीटिंग होती है, तो जो एफ जो प्लाज्मिड होता है इसका कुछ सेगमेंट जाता है सिर्फ, मतलब ये सपोज कीजिए अगर आपका ये प्लाज्मिड का पार्ट है, तो इसका प्लाज्मिड का पूरा इंटायर प्लाज्मिड इसमें ट्रांसफर नहीं होता, सम फ्रैक्शन या सम फ्रेगमेंट ऑफ प्लाज्मिड जीन जो होते हैं यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं। तो चूंकि कंप्लीटली या इंटायरली एफ प्लाज्मिड जो है ट्रांसफर नहीं होता है एफ नेगेटिव वाले में, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन रिमेंस एफ नेगेटिव ही रहता है। हालांकि रिकॉम्बिनेशन होने से पहले और बाद में फ़र्क होते हैं जेनेटिकली। रिकॉम्बिनेशन होने से पहले का कंडीशन क्या रहेगा कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ अपना बैक्टीरियल क्रोमोसोम रहेगा, प्लाज्मिड कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन रिकॉम्बिनेशन हो जाने के बाद इस एफ प्लाज्मिड का कुछ डीएनए का सीक्वेंस क्या होता है यहाँ पर आ जाता है। तो चूंकि कंप्लीट सीक्वेंस नहीं आया, इंटायर जीनोम नहीं आया, इसलिए आप इसको एफ नेगेटिव ही बोलते हैं। तो जब यहाँ पे एच एफ आर और एफ डैश मीन्स एफ नेगेटिव का क्रॉस होता है, तो यहाँ पे बनने वाली जो सेल्स होती है वो एफ नेगेटिव ही लिखी जाती है, क्योंकि कंप्लीटली यहाँ पे एफ प्लाज्मिड का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। एफ पॉजिटिव का साइन आप तब लगाते हैं या आप तब बताते हैं जब कंप्लीट जो प्लाज्मिड जो सेल्स प्लाज्मिड का डीएनए होता है वो इंटायरली क्या हो, ट्रांसफर हो जाए, जैसा कि आपने स्टार्टिंग वाले केस में देखा था। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता। एच एफ आर भी आप इसको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एच एफ आर होने के लिए यहाँ पे बैक्टीरियल क्रोमोजोम से इस एफ प्लाज्मिड के जीन का इंटीग्रेशन होना कंपलसरी है। चूंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं होता है, दैट्स वाई एच एफ आर भी नहीं बनेगा। चूंकि कंप्लीट यहाँ पे आपका एफ प्लाज्मिड नहीं जाता, इसलिए यहाँ पे एफ पॉजिटिव भी नहीं बनेगा। बनेगा क्या, सिर्फ दैट इज द एफ नेगेटिव वाला स्ट्रेन। अमित एंड सुजाता, अगर आप दोनों को ये एच एफ आर और एफ पॉजिटिव क्यों नहीं बनेगा, इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, तो उसको आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, मुझे तो पहले ही पता था एफ नेगेटिव रहेगा, लेकिन कुछ रिकॉम्बिनेंट जीन्स उसमें आ जाएंगे। हाँ एग्जैक्टली यही चीज़ है कि जो एफ नेगेटिव रिकॉम्बिनेशन होने के पहले जो जेनेटिकली है वो जेनेटिकली इस वाले से डिफर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा आपके एफ प्लाइबिलिटी के कुछ जीन या कुछ डीएनए सेगमेंट क्या होंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, बट नॉट इंटायरली। सर ऐसा मतलब है कि बिल्कुल मतलब चांसेस ही नहीं है क्या, मतलब एफ एच एफ आर एक्चुअली में तो एक्चुअली पॉजिटिव है ना। एक्चुअली होता क्या है कि जो एच एफ आर वाली जो स्ट्रेन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, तो इसका जो क्रोमोसोम्स और जो एफ प्लाज्मिड होता है वो इंटीग्रेट प्रॉपर हो जाता है। तो यहाँ पे एक्सीजन करने के लिए एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। तो एक्सीजन के टाइम पे मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है कि एक्सीजन प्रॉपरली हो जाता है, उस केस में प्लाज्मिड पूरा का पूरा निकल जाता है। लेकिन बहुत बहुत कम टाइम पे ऐसा भी देखने को मिलता है कि प्लाज्मिड के साथ साथ में वहाँ पे बैक्टीरियल जीनोम भी निकल जाता है, तो ये वाली स्ट्रेन बन जाती है। लेकिन जो ट्रांसफ़र हो रहा होता है यहाँ पे इस केस में, इंटायरली पूरा जो एफ प्लाज्मिड का डीएनए का सीक्वेंस होता है वो नहीं हो पाता है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम पे केसेस के लिए है। शायद रेयर एंड रेयरेस्ट केसेस हो कि पूरा का पूरा इंटायर एफ प्लाज्मिड बन जाए, मतलब ट्रांसफ़र हो जाए, तो उस केस में यहाँ पे एच एफ आर और एफ नेगेटिव केस में एफ पॉजिटिव बनेगा, बट नॉट रिपोर्टेड, ऐसा रिपोर्ट नहीं किया जाता है। सर पार्शियल ट्रांसफर होगा तो भी हम एफ पॉजिटिव नहीं बोल सकते क्या, पार्शियल नहीं, ट्रांसफर होने पार्शियल पर भी। पार्शियल पार्शियल का ट्रांसफ़र होगा तो आप उसको एफ पॉजिटिव नहीं बोल सकते हैं। उसको थोड़ा-सा आपको और ओके सर डिफरेंस होल समझना ट्रांसफर होगा। होगा तभी देखिए, एफ पॉजिटिव जो होगा ना। रिकॉम्बिनेशन से पहले वाली एफ नेगेटिव है, इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग होगा, और रिकॉम्बिनेशन होने के बाद भी जो एफ नेगेटिव वाली है, इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग होगा। लेकिन इंटायरली इंटीग्रेशन या इंटायरली ट्रांसफ़र ना होने की वजह से आप इसको एफ पॉजिटिव नहीं बोलते हैं, एफ नेगेटिव ही बोलते हैं। ये दोनों ही बैक्टीरियल सेल्स आपस में जेनेटिकली डिफरेंट हैं, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पे कुछ फ्रेगमेंट या कुछ पार्ट एफ प्लाज्मिड का ट्रांसफर हुआ, जिसके जो कि इसके पास नहीं है। इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, बैक्टीरिया का मेन जीनोम है। ओके सर, सर एफ पॉजिटिव और एफ प्राइम के बीच का क्या होगा, और एच एफ आर और एफ पॉजिटिव।
देखिए, अगर एफ डैश से कराएंगे तो दोनों आपके यहीं पे बनेंगे। अब आपके केस है दैट इज एफ पॉजिटिव वाले का क्रॉस करा दिया जाए एफ डैश वाले से। दोनों के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता है कि इसकी इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे आप। यहाँ पे इसके पास मेन क्रोमोजोम है, इसके पास यहाँ पे क्या है, प्लाज्मिड है, राइट। इसके पास क्या है, इसके पास बेसिकली क्या है, मतलब ये एफ डैश कैसे बना, एफ डैश तब बना कि जब इसका जो मेन क्रोमोजोम है उसके साथ साथ जो प्लाज्मिड है उसके पास क्या है, एक्स्ट्रा कुछ क्रोमोजोमल डीएनए है। मतलब इसके पास भी कॉन्फ़िगरेशन यही है। मतलब टेक्निकली अगर देखेंगे तो जो एफ डैश है वो क्या है, पॉजिटिव ही है। एफ जो प्राइम वाला बैक्टीरिया है वो क्या है, एफ पॉजिटिव है, इसके पास भी क्या है, प्लाज्मिड है। तो इन दोनों में क्रॉस कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना ही पॉसिबिलिटी, क्योंकि जब दोनों आपस में डोनर ही हैं तो डोनर डोनर के बीच का कोई क्रॉस होगा नहीं। जब भी होगा तो एफ डैश और एफ नेगेटिव में होगा। चलिए, आपने अच्छा किया सवाल पूछ करके। ये भी क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सा मीटिंग या कौन से टाइप का कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। तो एफ डैश जो यहाँ पे हम लोग, ये एफ डैश इसलिए दिया जाता है ताकि ये आप डिफर कर पाएँ एफ पॉजिटिव से। लेकिन टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो एफ डैश भी क्या है, पॉजिटिव ही है। आप इसको यहाँ से देख के समझ सकते हैं कि इसके पास कुछ जो जीन है प्लाज्मिड में वो क्या है, बैक्टीरियल जीनोम के हैं, लेकिन प्लाज्मिड इसके पास भी है, प्लाज्मिड इसके पास भी है। तो एफ प्लाज्मिड की प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बेसिस पे ही हम नोमेनक्लेचर करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव का। सो टेक्निकली एफ डैश या एफ प्राइम इज ऑल्सो एफ पॉजिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो एफ पॉजिटिव में कोई क्रॉस होगा नहीं, दोनों ही डोनर हैं। तो ऐसे तो फिर HFR और F पॉजिटिव के बीच भी नहीं होगा ना? हाँ, क्योंकि उसके पास भी वही है, एक सर मिट्टी। एफ डैश और एफ एफ नेगेटिव के बीच में होगा, है ना? मतलब जैसे देखिए, जैसे जो कॉन्जुगेशन है उस कॉन्जुगेशन के लिए कंडीशन सबसे पहला एक बनता है कि एक कोई सेल्स डोनर होनी चाहिए, दूसरी कोई सेल्स रिसिपेंट होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन बनता है कि उन दोनों में फिजिकली कांटेक्ट होना चाहिए। ये दो कंडीशंस प्राइम रिक्वायर है फॉर द कॉन्जुगेशन प्रोसेस के लिए। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ अगर नहीं होगा तो कॉन्जुगेशन वहाँ पे हो ही नहीं पाएगा। मतलब अगर दोनों मान लीजिए कि आपके डोनर ही हैं तो भी नहीं होगा, दोनों रिसिपेंट ही हैं तो भी नहीं होगा। अगर एक डोनर और एक रिसिपेंट है भी लेकिन उनमें डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है, तो भी नहीं हो पाएगा। तो इनका नियर बाय में होना ज़रूरी है, उनके बीच में ब्रिज एफ हो। नेगेटिव सर एफ डैश में होगा ना? क्या चीज़, एफ डैश और एफ नेगेटिव, हाँ। एफ इनमें तो होगा ना ये सर? लिखा मैंने, एफ डैश और एफ नेगेटिव, हाँ। इसमें सर मीरो जाइगोट बनता है ना एफ नेगेटिव वाली में? मतलब कि जो कंडीशंस होती है उसको डिप्लॉयड ही बोला जाता है, लेकिन वो परमानेंटली नहीं होती है। जैसे मेरोजाइगोट जो कंडीशन है वो क्या है कि मतलब जो भी उनका जीन है या जो भी उनका डीएनए है या जो क्रोमोसोम है वो डुप्लीकेट के फॉर्म में आ जाए, मतलब डबल के फॉर्म में आ जाए। तो इस वाले कंडीशन पे वही बनता है। अब कुछ जीन्स उसमें डबल हो जाते हैं। हाँ, कुछ जीन की या मतलब जो भी डीएनए का फ्रेगमेंट ट्रांसफर हो रहा होता है उसकी कॉपी डबल हो जाती है, तो उसी स्टेट को आप मेरोजाइगोट बोलते हैं। ओके। चलिए, आगे बढ़ें। यस सर। सर कल की क्वेश्चंस थे आपके, वो ट्रांसफॉर्मेशन के बेनिफिट्स और हायर एफिशिएंट ट्रांसफर ट्रांसफर जी ऑफ हाँ, डीएनए बताइए, कैसे पहले तो होगा? मुझे ये बताइए कि बेनिफिट्स क्या हैं ट्रांसफॉर्मेशन के। सर वो यही है कि न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स आ जाते हैं बैक्टीरिया में, और सर एनवायरनमेंट के अडेप्शन में हेल्प एंड करते, चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए। वेरी गुड। मतलब कि मोस्टली सर टाइम पे आप ये देखिए कि एंटीबायोटिक बैक्टीरियल रेजिस्टेंस सेल्स होती बैक्टीरिया भी हैं सर। उनको, बैक्टीरियल सेल्स को जो एटमॉस्फेरिक स्ट्रेस होती है जिसको कि आप अबायोटिक स्ट्रेस के नाम से जानते हैं, उन स्ट्रेस के अगेंस्ट में अपने आप को रेजिस्टेंट बनाने के लिए ऐसे जीन का ये लोग क्या होता है, ट्रांसफ़र होता रहता है। तो ये वाली जो जीन होती हैं बैक्टीरिया को और ज़्यादा बेहतर बनाती हैं उस हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव करने के लिए जहाँ पे नॉर्मली जो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड नहीं हुई वो सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो ये जैसा जितने भी जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के लिए होता है, तो कोई हीट रेजिस्टेंट के लिए होता है, कोई ड्रॉट रेजिस्टेंट के लिए होता है, कोई सैनिटरी स्ट्रेस के लिए होता है, या फिर कोई दैट इज़ फर्टिलिटी के लिए मीन्स एफ पिलाई फॉर्मेशन करने के लिए होते हैं। तो ये जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जो भी कैरेक्टर इसमें डेवलप होते हैं वो बैक्टीरिया को बेटर सर्वाइव करने के लिए और एडवर्स कंडीशन में भी ग्रोथ करने के लिए में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो अगर आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं कि सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो आप वहाँ पे इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा।
लाइक एज जितने भी अबायोटिक स्ट्रेसेस होते हैं उनसे कोप अप करने के लिए, चाहे वो सैनिटी हो, चाहे वो हैवी मेटल टॉक्सिसिटी हो, या फिर कोई लीथल डोज हो, या फिर एंटीबायोटिक हो, या फिर कोल्ड हो, कुछ भी कोई भी टाइप का जो स्ट्रेस होता है जिससे कि बैक्टीरिया का ग्रोथ हैम्पर हो जाता है, उन ग्रोथ मतलब उन एडवर्स कंडीशन में भी बैक्टीरिया प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करता रहे, इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी होता है। दूसरा आप कुछ बता रही थी, बताइए। सर मैक्सिमम डीएनए से ट्रांजेक्शन में ट्रांसफर होता है। कौन सा? कॉन्जुगेशन सर, कॉन्जुगेशन। वेरी गुड, सबसे हाईली एफिशिएंट कॉन्जुगेशन। और फिर ट्रांजेक्शन सर, कॉन्जुगेशन, ट्रांसक्शन, फिर लास्ट में और ट्रांसफॉर्मेशन। लास्ट में हाँ, सबसे ट्रांसफॉर्मेशन। लीस्ट सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ डीएनए जो ट्रांसफ़र हो सकता है वो है ट्रांसफॉर्मेशन से। वहाँ से आपका बहुत छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट होते हैं वही जाते हैं। कॉन्जुगेशन चूंकि पूरा फिजिकली कांटेक्ट हो जाता है, तो इंटायरली आपका प्लाज्मिड और कुछ पोर्शन ऑफ मेन क्रोमोसोम के जो डीएनए होते हैं वो भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और ट्रांजैक्शन प्रोसेस से क्या है कि जो भी बैक्टीरिया मतलब वायरस के जीनोम के साथ में जो इंटीग्रेशन हुआ रहेगा सिर्फ उतना ही डीएनए जा पाता है, तो उसकी रेट कम होती है। तो हाईएस्ट एफिशिएंसी कॉन्जुगेशन की, देन इसके बाद ट्रांजैक्शंस का, देन इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन का, बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ डीएनए टू बी ट्रांसफर। ठीक है, उसके बेसिस पे। ओके। यस सर। मतलब आप लोगों ने पूरा रिकॉम्बिनेशन या रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया को अच्छे तरीके से तसल्ली से समझ लिया। अब आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। चलिए। ओके। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ मॉलिक्यूलर मार्कर को लेकर के। और इस मार्कर के कैटेगरी में आपको तीन चार मॉलिक्यूलर मार्कर हैं, लाइक एज RFLP, AFLP और RAPD, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में और प्लांट ब्रीडिंग में भी, फॉरेंसिक साइंस में भी। तो समझने की कोशिश करते हैं सिंपल तरीके से कि एक्चुअली में ये मॉलिक्यूलर मार्कर का प्रिंसिपल क्या होता है, किस तरीके से आप इनका यूज़ करके मैपिंग कर सकते हैं डीएनए के सीक्वेंस के बारे में, या फिर जीनोम की मैपिंग कर सकते हैं, या फिर पता लगा सकते हैं कि पैटर्निटी का पैटर्न क्या है, कि ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। ये सब कुछ आपके इसी मॉलिक्यूलर मार्कर के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे चलता रह रहा है। मोस्ट कॉमनली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का केस सब लोगों ने स्टडी किया हुआ, सब लोगों ने देखा है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का केस भी जो है वो एग्जांपल किसका, दैट इज द मॉलिक्यूलर मार्कर का ही। सिंपली अगर मार्कर की हम लोग बात करें तो यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट में समझ में आता है कि किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए या पॉइंट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रास्ट पेन का यूज़ करते हैं, जो कि जिसको क्या मार्कर पेन बोलते हैं। ऐसे ही डीएनए के सीक्वेंसेस में कुछ सीक्वेंसेस होते हैं या कुछ दैट इज न्यूक्लियोटाइड के बेस के पेयर के सीक्वेंसेस होते हैं जो कि मार्क करते हैं, एक सिग्नेचर देते हैं, जिनको टेक्निकली हम मॉलिक्यूलर मार्कर के नाम से जानते हैं। ये मॉलिक्यूलर मार्कर बेसिकली जीनोम के सीक्वेंसिंग करने के लिए और इसके बाद डाइजेशन में हेल्प करते हैं, मैपिंग कराने में हेल्प करते हैं, और आइडेंटिफिकेशन में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो क्या क्या है ये मॉलिक्यूलर मार्कर और इनके क्या क्या फीचर्स हैं, इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, और देखते हैं कि हाँ क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अ मॉलिक्यूलर मार्कर इज अ मॉलिक्यूल सैम्पल्ड फ्रॉम सम सोर्सेज दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स सोर्स। मतलब कोई भी मॉलिक्यूलर मार्कर एक कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है जो कि इस बात का इंफॉर्मेशन दे कि ये मॉलिक्यूल एक्चुअली में आया कहाँ से, इसका सोर्स कहाँ पे है। लाइक एज हम लोग क्या करते हैं, कोई क्राइम सीन होता है तो वहाँ से डीएनए को क्या करते हैं, सैंपल को लेते हैं और उसको फोरेंसिक लेबोरेटरी में भेज देते हैं। तो उस डीएनए के सैंपल से आप क्या पता लगाते हैं फोरेंसिक लेबोरेटरी वाले कि ये डीएनए का एक्चुअली में सोर्स कहाँ से है, मतलब ये डीएनए किसके बॉडी का है। तो जिसके सस्पेक्ट होता है उनके सैंपल लिए जाते हैं, और उस सैंपल का और बाकी जो क्राइम सीन पे मिले डीएनए होते हैं उनमें सिमिलरिटी चेक कराई जाती है। अगर सिमिलर मिल गया इसका मतलब भाई आप ही हैं, तो ये पता चल जाता है। तो वो एक्चुअली में मार्कर क्या है कि वो इस चीज़ को बताता है कि इसका सोर्स कहाँ से है, इस कहाँ से लिया गया है। इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन देने वाले मॉलिक्यूल को बेसिकली आप मॉलिक्यूलर मार्कर के नाम से जानते हैं। डीएनए इज अ मॉलिक्यूलर मार्कर दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच इट वाज टेकन। डीएनए एक मॉलिक्यूलर मार्कर है जो कि इस बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि वो डीएनए किस ऑर्गेनिज्म से लिया गया है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है आसानी से बता सकता है। मतलब अगर आपकी बॉडी के कोई सेल्स कहीं पे अगर दैट इज़
कहीं से भी अगर लिया जाए और उस डीएनए के सीक्वेंसिंग, उस सेल्स को लेकर के डीएनए सीक्वेंसिंग कराई जाए और आपके बॉडी का सेल्स लेकर डीएनए सीक्वेंसिंग कराई जाए, तो दोनों के मैचिंग होंगी, तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि ये वाली जो सेल्स थी वो आप ही की बॉडी का है, तो आप वहाँ पे गए थे, इस बात का एविडेंस मिल जाता है। तो फोरेंसिक लेबोरेटरीज में इसी प्रिंसिपल का यूज करके जितने भी क्राइम सीन्स होते हैं या फिर कभी कोर्ट केस हो जाता है कि हाँ मतलब कोई किसी भी बेबी का जो पेरेंट्स हैं वो कौन है क्लेम करने वाला, सुलो बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिलेंगे जिनके पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके फादर या मदर में क्लेम हो जाता है कि हाँ ये मेरा बच्चा है, तो ये मेरा बच्चा है, तो इस चीज़ को लेकर के कोर्ट में यही होता है कि आप डीएनए सैंपल देते हैं और डीएनए सैंपल लेकर के उसकी आइडेंटिफिकेशन कराई जाती है। तो फोरेंसिक लेबोरेटरीज का काम मतलब इसी चीज़ों पे क्या करता है, बेस्ड करता है। क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक मॉलिक्यूलर मार्कर में, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। इट मस्ट बी पॉलीमार्फिक इन नेचर। पॉलीमार्फिक का मतलब ये हो गया कि इसके पास कई सारे मल्टीपल फॉर्म्स होनी चाहिए और बहुत मतलब अबंडेंट मात्रा में क्या हो, प्रेजेंट होना चाहिए। इट शुड बी वेरी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द जीनोम। और ये जो भी मॉलिक्यूलर मार्कर होगा वो पूरे जीनोम में बहुत ही इवन फॉर्म में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ऐसा रैंडम नहीं होगा कि हाँ यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। जो भी मॉलिक्यूलर मार्कर होगा वो पूरे इंटायर जीनोम में एक यूनिफॉर्म तरीके से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ऐसा होना चाहिए। मस्ट बी इजीली एंड फास्ट डिटेक्टेबल। बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से उससे पहचाना जा सके, डिटेक्ट किया जा सके, ऐसा होना चाहिए मॉलिक्यूलर मार्कर। सो ये आपकी तीन प्रॉपर्टीज़ थी। टाइप्स क्या क्या हो सकता है, लाइक एज आर एफ एल पी, जिसको कि आप फुल लेंथ में दैट इज रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। आर ए पी डी रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फी डीएनए के नाम से जानते हैं। ए एफ एल पी एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। ये तीनों ही टेक्निक या तीनों ही टाइप्स के मॉलिक्यूलर मार्कर का आपस में बहुत अच्छे से रिलेशन है। सबसे ज़्यादा रिलायबल और फ्रीक्वेंटली कॉमनली यूज़ किए जाने वाला जो मॉलिक्यूलर मार्कर है दैट इज़ आर एफ एल पी। इसी आर एफ एल पी के टेक्निक और प्रिंसिपल की बेसिस पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या करता है, काम करता है। तो जितने भी फोरेंसिक लेबोरेटरीज में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराए जाने का काम होता है, ये सब आपका आर एफ एल पी के प्रिंसिपल के बेसिस पे ही क्या होते हैं, काम कराए जाते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, और आर ए पी डी क्या है, कैसे ये आर एफ एल पी से डिफर है, क्या इसका एडवांटेज है, ए एफ एल पी क्या है, कैसे ये आर एफ एल पी और आर ए पी डी दोनों से डिफर है, और कैसे ये ज़्यादा एडवांस है, कैसे ज़्यादा ये रिलायबल है, इन सब के बारे में कंपैरेटिव एनालिसिस हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन। तो पहले देखेंगे कि इन तीनों का क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, मैकेनिज्म क्या है, फिर इसके बाद एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे इन तीनों को लेकर के, ताकि आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएँ। आर एफ एल पी स्टैंड फॉर रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इसके नाम में ही इसका मैकेनिज्म छिपा हुआ है, आप आसानी से इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मतलब अगर किसी डीएनए के सैंपल को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या किया जाए, ट्रीट कराया जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ जहाँ कहीं पे भी बेसिकली आपको इसके कटिंग साइड देखने को मिलेंगे, वहाँ वहाँ पे ये आर ई क्या करेगा, काम करेगा, और काम करने के बाद ये डीएनए को क्या करेगा, फ्रेगमेंटेड कर देगा, कुछ इस तरीके से, राइट। और इसी फ्रेगमेंटेड डीएनए का जब आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से बैंड देखने को मिलते हैं। ये बैंड के जो पैटर्न होते हैं, इस बैंड के पैटर्न से आप मैचअप कराते हैं, सिमिलरिटी कराते हैं। आपको अच्छे तरीके से पता है कि बेसिकली सेम मॉलिक्यूलर मास के जो डीएनए होंगे वो एक ही जगह पे क्या करेंगे, लोकेट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे जो 4 फ्रेगमेंट बने हैं, इन चारों फ्रेगमेंट का अपना क्या हो, अलग अलग मॉलिक्यूलर मास हो, तो आपको ये अलग अलग जगह पे क्या होंगे, दिखाई देंगे इस तरीके से 4 बैंड का। सो बेसिकली सर रेस्ट्रिक्शन, हाँ। सर मेरा एक डाउट है। जैसे बोलते हैं कि हमारा जो डीएनए है, जैसे दो लोगों का डीएनए, हम्म, वो 99% तो सेम ही रहता है ना, क्योंकि हम्म, उसमें ज्यादातर तो वो ऐसे सीक्वेंसेस रहते हैं जो सेम ही रहते हैं। 0.1 या 1% ही डिफर करता है। हम्म। तो फिर ये जो हम आर एफ एल पी या ये सब करा रहे, तो ये 1% को टारगेट कर लेता है, इतना एफिशिएंट रहता है क्या ये? जी बिल्कुल, आर एफ एल पी एक्चुअली सब जगह पे नहीं होता। ये वी एन टी आर रीजन होते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ठीक है, ये वी एन टी आर स्पेशल सीक्वेंसेस होती हैं, और इन वी एन टी आर का आर एफ एल पी कराई जाती है, या इन वी एन टी आर सीक्वेंसेस का डाइसन कराया जाता है। और उस सीक्वेंसेस में मतलब ये सीक्वेंसेस क्या होती हैं, डिफर होती हैं,
हर इंडिविजुअल्स का वीएनटीआर जो रीजन है वो डिफर होता है। बाकी सारी सीक्वेंसेस क्या होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। इन वीएनटीआर रीजन में ही ये सारी जो टेक्निक्स होती हैं वो मतलब कि अप्लाई की जाती हैं। यहाँ के फ्रेगमेंट का पॉलीमॉर्फिज्म चेक किया जाता है। अगर इस वाले रीजन का सपोज कीजिए कि दो डीएनए के सोर्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो डीएनए के ये सोर्स हैं अलग अलग, और इन दोनों ही डीएनए को आपने मान लीजिए कि इको आर1 से क्या करा दिया, ट्रीट करा दिया है फॉर एग्जांपल। तो सपोज अगर इन दोनों डीएनए के सीक्वेंसेस में बेस जो कंपोजिशन होगा अगर वो डिफर होगा, आपको अच्छे तरीके से पता है कि ईगो आर1 एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक स्पेसिफिक साइट पे क्या करते हैं, काम करते हैं। तो अगर एक भी मतलब इनका जो सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे कि ईगो आर1 एक 4 न्यूक्लियोटाइड को रिकॉग्नाइज करने वाला क्या है, दैट इज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, और वो सीक्वेंस मान लीजिए आपका क्या है, दैट इज पैलिंड्रोमिक वाला, लाइक एज ए टी ये सीक्वेंसेस है। तो यहाँ पे पैलिंड्रोमिक इसका भी क्या बन जाएगा, ए टी और ए टी बन जाएगा, राइट। तो ये वाले सीक्वेंस को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। तो अगर इन दोनों डीएनए के सीक्वेंसेस में अगर ये दोनों डीएनए सीक्वेंसेस एक सोर्स से हैं, तो ये जो वीएनटी मतलब ये जो सीक्वेंसेस होंगे वो सब जगह क्या होंगे, एक जैसे पाए जाएंगे। तो जहाँ कहीं पे यहाँ पे कट लगाएगा, वही कहीं डीएनए सीक्वेंस में यहाँ पे भी कट लगाएगा। अगर सपोज इसमें दो जगह मिल रहा है तो जो दो जगह कट लगाएगा, तो यहाँ पे भी दो जगह कट लगाएगा। और जब इन फ्रेगमेंट को आप आइसोलेट करके अगर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, तो चूंकि इन दोनों का साइज क्या होगा, सेम होगा, तो ये वाली बैंड मतलब यहाँ पे 3 बैंड बन जाएगी इस तरीके से, यहाँ पे भी क्या बनेगा, 3 बैंड बन जाएगा इस तरीके से। तो ये दोनों जो डीएनए की लेंथ होगी वो क्या आएगी, सेम आएगी। तो इनका बैंड क्या आएगा, अलग अलग आएगा, जिससे कि मतलब सॉरी सेम आएगा, सेम जगह पे आएगा, इन दोनों का सेम जगह पे आएगा, ये दोनों का सेम जगह पे आएगा, और ये दोनों का सेम जगह पे आएगा, क्योंकि इन दोनों की लेंथ क्या होगी, आपकी सेम होगी। तो लेंथ सेम होने की वजह से इन सबका क्या होगा, बैंड आपको एक जगह पे देखने को मिलेगा। लेकिन अगर एक भी न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंसेस हुआ इन दोनों डीएनए के सोर्सेस में, और खास करके कहाँ पे, जहाँ पे ईको आर1 की कटिंग साइड थी, रिकॉग्निशन साइड थी, मतलब ए टी था, और मान लीजिए गलती से यहाँ पे ए टी की जगह पे टी ए अगर हो गया, तो ये वाले सीक्वेंस को ये ईको आर1 रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे कट नहीं कर पाएगा। तो इस डीएनए की जो बैंड आएगी, इससे क्या आएगी, अलग आएगी। इसी पॉलीमॉर्फिज्म को मतलब इसी अलग अलग फॉर्म को पहचान करके ये बताया जाता है कि हाँ यहाँ पे दोनों डीएनए के सोर्सेस अलग अलग हैं, या दोनों डीएनए के सोर्सेस एक ही हैं। अगर एग्जैक्टली एक होगा तो वहाँ पे जो कटिंग साइट होगी उनका बेसिस भी वही सेम होगा, तो इसलिए उसकी लेंथ भी बराबर बराबर आएगी और उनके बैंड भी एक ही आएंगे। लेकिन अगर डिफर डीएनए का सीक्वेंसेस होगा तो उनके बेस कंपोजिशंस अलग अलग होंगे। तो इसका मतलब सेम जगह पे वो सेम टाइप का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसकी जो लेंथ आएगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। जब आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे तो वहाँ पर आपको बैंड अलग देखने को मिलेगा, जिससे कि ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये दोनों डीएनए के सोर्स सेम नहीं है, और उसके बेसिस पे जो भी आपको रिजल्ट देना है आप दे सकते हैं। सर ये पॉलीमॉर्फिज्म मींस मतलब डिफरेंट डीएनए लेंथ सीक्वेंस। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब यहाँ पे है दैट इज मल्टीपल फॉर्म्स देखने वाला। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे देखने को मिले कि हाँ इसका 3 बैंड आया, इसका 4 बैंड आया, इसके अलग अलग लेंथ आए, इसके अलग अलग लेंथ आए, तो मल्टीपल फॉर्म देखने को मिले, यहाँ पे इसका ये मतलब होता है। वैसे तो सर इसमें ये पॉली का प्रॉपर्टी जो लिखा है, पॉली इट का शुड मतलब बी। होता है मल्टीपल, मॉर्फिक का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर। तो सर ये जो प्रॉपर्टी लिखी है इट मस्ट बी पॉलीमॉर्फिक, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि मार्कर की मतलब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होनी चाहिए। मस्ट बी पॉलीमॉर्फिक का मतलब ये है कि ये मल्टीपल फॉर्म को शो करने वाला होना चाहिए। मतलब मल्टीपल फॉर्म ये शो करता है ऐसा, तभी ये मॉलिक्यूलर मार्कर कहलाएगा। सुजाता अभी आगे बढ़े। यस सर। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे आरएफएलपी के प्रिंसिपल को लेकर के। तो आरएफएलपी का प्रिंसिपल यही होता है कि डीएनए के सीक्वेंसेस को, दो डीएनए के सीक्वेंसेस है, एक डीएनए का सीक्वेंसेस है, उनको आप एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करते हैं, डाइजेस्ट कराते हैं। डाइजेस्ट कराने के बाद आप उनकी इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के बाद आप उनके बैंड को ऑडियो रेडियोग्राफी करा करके देखते हैं। देखने के बाद आपको जो मिलता है उसी बैंड के पैटर्न पे आप कंक्लूजन निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं कि हाँ एक्चुअली पे यहाँ पे क्या है।
मतलब कि जो हम डिज़ाइन मतलब जो हम चाह रहे थे वही वाला डीएनए है या जिस पे डाउट था या वो अलग है। तो इन्फॉर्मेशन आसानी से निकल जाती है। बाकी अभी थोड़ी चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएँगी। ओके, so RFLP used for the analysis of a unique pattern in the DNA fragment in order to genetically differentiate between the organisms। बेसिकली इस RFLP टेक्निक का यूज़ किया जाता है कि जो जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिफरेंशिएट करने के लिए, और अगर जेनेटिकली सेम है तो उनको इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए कि ये क्या है, सेम है। अभी यहाँ पे बारिश थोड़ी तेज़ हो रही है, अगर आपको आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप बता देना, क्योंकि इधर साइड से बहुत ज़्यादा ऐसा साउंड हो रहा है। So these patterns are called variable number of tandem repeats, that is VNTR regions या VNTR required radioactive probes। प्रोब बेसिकली एक ऐसा डीएनए का सीक्वेंस होता है जो कि आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। ये लाइट इमिट करने वाले होते हैं, रेडियो लेवल के, मतलब जहाँ कहीं पे भी ये बाइंड किया रहेगा वहाँ पे क्या होगा, लाइट का इमिशन होगा, जिससे कि हमें पता चलता रहता है कि हाँ यहाँ पे वो चीज़ है। तो प्रोब और प्राइमर ये दोनों कभी कभी आपसे ऐसे वाइवा और इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं कि प्राइमर से और प्रोब से आप क्या समझते हैं, तो दोनों का मतलब क्या है और दोनों किस किस पर्पज से यूज़ किए जाते हैं। आप याद रखिएगा कि प्राइमर जो होता है वो प्रोसेस को इनिशिएट कराने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, लाइक एज आपने पढ़ा है डीएनए रेप्लिकेशंस के बारे में, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, तो वहाँ पे आरएनए प्राइमर प्रोसेस को इनिशिएट कराता है, और ये फॉर द डिटेक्शन या आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो इसका पर्पस मेन अलग अलग होते हैं। ये भी आपका शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, ये भी आपका शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए और आरएनए होता है। तो ये दोनों ही केमिकली सिंथेसाइज भी किए जाते हैं, प्राइमर एंड प्रोब, लेकिन इन दोनों का पर्पस अलग अलग होता है, अलग अलग पर्पज से क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। सो यहाँ पे RFLP को कराने के लिए रेडियो एक्टिव जो प्रोब होंगी, रेडियो लेबल्ड, उन प्रोब की ज़रूरत पड़ती है कराने के लिए। और इनका नेचर को डोमिनेंट नेचर का होता है, मतलब कि ना ही फुल्ली डोमिनेंट होंगे ना ही फुल्ली रिसेसिव होंगे। दोनों ही कैरेक्टर जो कि दोनों ही जैसे लाइक एज पेरेंटल में आपका मदर का भी हो सकता है या फादर का भी हो सकता है, तो दोनों जो चीज़ें होंगी वो एक्सप्रेस आउट होंगे साइमल्टेनियसली। तो को डोमिनेंट आप लोग जेनेटिक्स में पढ़ करके आ चुके हैं, तो आपको आसानी से समझने में प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ये फिगर आपको यहाँ पे समझने में हेल्प करेगा कि सारा फल्टी का इंटायर प्रोसेस क्या है। फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज डीएनए का क्या किया गया, आइसोलेशन किया गया, मीन्स एक्सट्रैक्शन किया गया। तो ये डीएनए आपका यहाँ पे निकल करके आया। इसके बाद सेकेंड स्टेप में रेसिस्टेंस एंजाइम से क्या किया गया, डाइजेस्ट कराया गया, मीन्स आरई से। ये पूरा का पूरा जो इंटायर जीनोम था डीएनए का छोटे छोटे फ्रेगमेंट में क्या हो गया, टूट गया। इसके बाद आपने इसको क्या किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस करा दिया, मीन्स एग्रोज इलेक्ट्रोफोरेसिस के आपने रन करा दिया। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि बेसिकली ये अलग अलग क्या आ गए, बैंड आ गए मॉलिकुलर बेसिस के, मॉलिकुलर वेट के बेसिस पे। तो सेपरेटेड डीएनए जेल्स ऑन द एग्रोज। तो एग्रोज जेल पे वो पूरे के पूरे डीएनए के जो फ्रेगमेंट थे बेस्ड ऑन देयर मॉलिकुलर वेट पे क्या हो गया, मतलब सेपरेट आउट हो गया। इसी एग्रोज जेल पे जो डीएनए हैं इनको क्या किया गया, ट्रांसफर कर दिया गया नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन पे। तो उसको आपने सदर्न ब्लॉटिंग के नाम से जानते हैं। तो सदर्न ब्लॉटिंग हो गई यहाँ पे। तो ये डीएनए आपका एक सॉलिड मैट्रिक्स पे आ गया जो कि जेल पे था, सेम इसी तरीके से। फिर इसके बाद क्या किया गया, बेसिकली रेडियो एक्टिव जो दैट इज डीएनए का प्रोब था उसको डाला गया हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए। एक स्टेप यहाँ पे मिसिंग है। जैसे ये अभी जो डीएनए आपके पास आया है वो क्या है, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। और प्रोब बाइंड तब करता है जब वहाँ पे डीएनए कैसा हो, सिंगल स्ट्रैंडेड हो या फिर आपके मतलब अनपेयर्ड वाले फॉर्म में। तो यहाँ पे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का या सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन का ट्रीटमेंट देते हैं ताकि उससे डीनेचर्ड हो जाता है। वो स्टेप यहाँ पे मिसिंग है, बट आप इसको समझिए। तो रेडियो एक्टिव क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, डीएनए जो प्रोब है उसको क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। जहाँ जहाँ कहीं पे भी इस डीएनए प्रोब का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आपका इसमें मिल जाएगा वो वहाँ पे क्या करेगा, बाइंड कर लेगा। बाकी जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिलेगा वहाँ पे बाइंड नहीं करेगा। फिर इसके बाद क्या किया जाता है, इसकी वॉशिंग की जाती है। तो जितने भी अनबाउंड वाले प्रोब होंगे वो सब क्या होंगे, आपके वॉश आउट हो जाएंगे। जितने आपके प्राइम किए हुए मीन्स बाइंड किए वाले प्रोब रहेंगे वो सब क्या होंगे, रह जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, आपको वॉशिंग के बाद क्या दिखाई दे रहा है कि ये ढेर सारे जो प्रोब थे जो कि बाइंड नहीं किए हुए थे ये सब क्या हो गए, वॉश आउट हो गए हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको दो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली ये वाले जो पोजिशन है यहाँ पे हो रहा है। अब इस प्रोब जो कि रेडियो लेबल्ड वाला डीएनए है इसको क्या किया गया, एक्सपोज कराया गया, दैट इज
देखने के लिए, मतलब विजुअलाइज कराने के लिए। तो एक्सरे फिल्म पे यहाँ पे देखी गई, फिर इसके बाद इसकी फिक्सिंग की गई, और इस तरीके से क्या हो गया, यहाँ पे आपको बैंड दिखाई दिया। तो मतलब फाइनली इस वाले जीनोम से दो डीएनए के फ्रेगमेंट या दो डीएनए के पार्ट ऐसे मिले जो कि इस प्रोब के कॉम्प्लीमेंट्री थे, और वो प्रोब पहले से ही नोन होता है और ये डिज़ाइन किया होता है। और इस चीज़ को पता करने के लिए कि हाँ, अगर ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यहाँ पे पाया जाएगा, इसका मतलब कि हाँ, ये ऐसा ही होगा। तो प्रोब जो होते हैं वो सिंथेटिकली डिज़ाइन किए जाते हैं और पहले से नोन होता है उनका सीक्वेंस। हमें यही पता करना होता है कि इस नोन सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए वहाँ पे है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो रिजल्ट में लास्ट में दिखाई दिया, यहाँ पे दो बैंड दिखाई दे रहा है, दैट इज ए एंड बी। तो इस इंफॉर्मेशन से आप पता लगा सकते हैं कि बेसिकली दो डीएनए जो कि अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट के हैं, और जिसमें बी वाले का मॉलिक्यूलर वेट कम है और ए वाले का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ज़्यादा है। सो इसी वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है, दैट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और ये था इंफॉर्मेशन आपके आरएफआईडी के बारे में। सो नेक्स्ट है दैट तो इज़, यहाँ कोडोमिनेंट क्या था? कोडोमिनेंट क्या था इस पूरे प्रोसेस में? यहाँ पे आपको इस फिगर में कोडोमिनेंस नहीं दिखाई देगा। कोडोमिनेंस का मतलब बेसिकली ये हो जाता है कि जैसे अगर कोई कैरेक्टर या कोई जीन जो कि मदर से आया होगा वो भी दिखाई देगा, फादर से ट्रांसफ़र हुआ होगा तो वो भी दिखाई देगा। मतलब सपोज़ अगर आपके ही डीएनए का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराया जाता है या फिर आरएफएलपी कराई जाती है, तो हो सकता है कि जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ लाइसेंस कराया जा रहा है वो जीन का सीक्वेंसेस में कुछ पार्ट आपके मदर के हों या कुछ पार्ट आपके फादर के हों। तो अगर दोनों होंगे तो दोनों एक्सप्रेस आउट होंगे, दिखाई देंगे, मतलब पता चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि हाँ, कोई डोमिनेंट टाइप का होगा तो ही दिखाई देगा या रिसेसिव होगा तो ही दिखाई देगा। इस वाले फिगर में आपको यहाँ पे समझ नहीं आ पाएगा कोडोमिनेंस का नेचर का। सर दिखाई तो तो जब इसको देगा ना जब उसका इसको ट्रांसक्रिप्शन होगा। इसको इसको आप ये समझिए कि बेसिकली ये जैसे नेचर कैसा होता है, ये एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं कि क्या नेचर होता है, आरएफएलपी का नेचर कैसा होगा, आरएफपीडी का नेचर कैसा होगा, एएफएलपी का नेचर कैसा होगा। तो आप इसको इस तरीके से समझिए, कोडोमिनेंस का मतलब कि कोई भी जो कैरेक्टर है या कोई भी जो फीचर्स है, अगर वो दो अलग अलग मतलब कि चाहे जीन से आ रहे हैं या मदर या फादर से आ रहे हैं, तो वो दोनों चीज़ें साथ में क्या होंगी, एक्सप्रेस आउट होंगी, दिखाई देंगी। सर वो एक्सप्रेस तो जब भी होंगे जब उस जीन से प्रोटीन बनेगा कोई। अभी तो आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे, फिर से रिपीट कीजिए। सर एक्सप्रेस तो जब भी होंगे ना जब उस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, प्रोटीन बनेगी उससे। बात यहाँ पे जीन के ट्रांसक्रिप्शन की नहीं हो रही है, मतलब कोई चीज़, कोई कैरेक्टर, अगर जैसे सपोज कीजिए कि कैरेक्टर्स इन द सेंस कि सिर्फ फिनोटिपिकली नहीं, कोई भी चीज़ जो कि दोनों अलग अलग पेरेंट से आई हुई हैं, और उन दोनों का अगर आपको एक साथ में मतलब विजुअलाइजेशन करना है या एक्सप्रेशन अगर देखना है तो वो चीज़ें दिखाई दें, इसको आप बोलते हैं कोडोमिनेंसी। ये कोडोमिनेंसी ऐसे आपको फिगर के हेल्प से, यहाँ पे इस फिगर में आपको समझ में तो नहीं आएगा कि ये कोडोमिनेंस नेचर क्या है। कोडोमिनेंस से मतलब वही है जो आपने जेनेटिक्स में पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली इस फिगर में आप उसको देख के ऐसे नहीं बता पाएंगे कि हाँ, ये कोडोमिनेंस नेचर का है या फिर डोमिनेंट नेचर का है। ओके सर। सर ठीक है। बीच में सर आपकी वॉइस चली गई थी अभी। एक्चुअली बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा बहुत नेटवर्क का फ्लक्चुएशन हो, मे बी। नेक्स्ट यहाँ पे है, दैट इज दूसरा मीन्स आरएपीडी स्टैंड फॉर रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो एम्पलीफिकेशन होगा डीएनए का वो रैंडमली होगा, मतलब कि कोई नोन सीक्वेंसेस नहीं होंगे, कोई डिटरमाइंड सीक्वेंसेस नहीं होगा, रैंडमली जहाँ कहीं पे भी उसका कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा वो क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा, और उसके बाद उसका क्या होगा, एम्पलीफिकेशन शुरू हो जाएगा। तो इसी को बेसिकली आप रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि सेवरल शॉर्ट प्राइमर एंड लार्ज टेम्पलेट ऑफ जीनोमिक डीएनए आर यूज्ड। मतलब एक आपका क्या होगा, जीनोमिक डीएनए होगा फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे कई सारे ऐसे क्या होंगे, शॉर्ट प्राइमर होंगे, और इन प्राइमर का सीक्वेंसेस पता नहीं होगा। और मतलब कि जैसे ये प्राइमर नोन होने का मतलब होता है कि हमें इसका टेम्पलेट डीएनए का सीक्वेंस पता हो, तब हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। ये प्राइमर रैंडमली ऐसे ही बनाए गए हैं, जहाँ कहीं पे भी इस प्राइमर का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यहाँ पे सीक्वेंसेस मिलेगा, वहाँ वहाँ पे क्या करेगा, ये बाइंड करेगा, और वहाँ से फिर क्या होगा, 5' to 3' में इसका एम्पलीफिकेशन क्या होगा, शुरू हो जाएगा।
ये इसका मेन मतलब होता है, जिसको कि आप रैंडम एम्पलीफाइड बोलते हैं, कि रैंडमली प्री डिसाइडेड नहीं है, प्री नोन नहीं है कि हाँ सीक्वेंसेस यहीं से बाइंड करेंगे या ये वाला सीक्वेंसेस का एम्पलीफिकेशन हो रहा है। एम्पलीफिकेशन होगा किसका होगा आपको नहीं पता है, और किस सीक्वेंसेस का हो रहा है ये पहले से पता आपको नहीं है। सो प्राइमर विल बाइंड समवेयर इन द सीक्वेंस, बट कहाँ पे बाइंड करेगा ये एग्जैक्टली पता नहीं है। इन्वॉल्व एम्पलीफिकेशन ऑफ अ डीएनए फ्रॉम एनी स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज का डीएनए का सोर्सेस हो, कोई भी आपका प्राइमर हो, उस प्राइमर का कॉम्प्लीमेंट्री अगर उस डीएनए के सोर्स में सीक्वेंसेस हैं, बेस कंपोजिशन है, तो वहाँ पे क्या करेगा बाइंड करेगा, फिर इसके बाद उसका पॉलीमराइजेशन होकर के एम्पलीफिकेशन होगा, क्या होगा होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे आर एफ एल पी क्या है, स्पीसीज बेस्ड है, मतलब सेम काइंड के स्पीसीज का ही आप आर एफ एल पी निकाल सकते हैं। आर ए पी डी के केस में ऐसा नहीं है, कहीं कहीं से भी स्पीसीज हो, कहीं से भी डीएनए का सोर्स हो, आप उसको ले आइए, प्राइमर डाल करके आप उसको एम्पलीफाई करा सकते हैं, और एम्पलीफिकेशन करने के बाद आप उसको फर्दर यूज कर सकते हैं। सो यूजेज आर्बिट्री प्राइमरी विदाउट प्रायर सीक्वेंसेस इन्फॉर्मेशन, मतलब एक ऐसे रैंडमली प्राइमर का डिज़ाइन किया जाता है, उस प्राइमर के डिज़ाइन करने के लिए सीक्वेंसेस का कोई प्री इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होता है। प्री इन्फॉर्मेशन का मतलब कि अगर हमें टेम्पलेट डीएनए के सीक्वेंसेस के बारे में पता नहीं है, तो उसके लिए जो प्राइमर हम डिज़ाइन करेंगे वो नोन नहीं होगा। तो बेसिकली नोन सैंपल को हम क्या कर रहे हैं, मतलब अननोन सैंपल को हम नोन करने के लिए क्या करते हैं, आर ए पी डी कराते हैं। मतलब कि हमें ये डीएनए के सीक्वेंस के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, हमने क्या किया कि ऐसा रेंडमली प्राइमर डिज़ाइन कर दिया और प्राइमर को इसमें डाल दिया, तो जहाँ जहाँ के भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा वहाँ वहाँ पे क्या करेगा, प्राइमर ही बाइंड कर जाएगा। बाइंड करने के बाद क्या करेगा, पॉलीमराइज करेगा। तो ये पॉलीमराइज होगा मीन्स एम्पलीफिकेशन होगा। तो इस सीक्वेंसेस को लेकर के हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, दैट इज़ सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे इसका क्या बेस कंपोजिशन है। और चूंकि ये जो सीक्वेंसेस थे ये तो हमने डिज़ाइन ही किए थे, हमको ये पता ही था, तो इसके बारे में भी आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ यहाँ जगह पे ये वाला बेस प्रेजेंट होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री। तो जो टेम्पलेट डीएनए है या सोर्स ऑफ जो डीएनए है उसके सीक्वेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो जो प्राइमर डिज़ाइन किए जाते हैं वैसे रैंडमली किए जाते हैं, उनका कोई सीक्वेंसेस बेसिकली नोन हमें नहीं होता है। ये एक पीसीआर बेस्ड टेक्निक है, जबकि आरएफएलपी एक रिस्ट्रक्शन एंजाइम बेस्ड टेक्निक होती है। पीसीआर बेस्ड का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे एम्पलीफिकेशन मीन्स पॉलीमराइजेशन कराने के लिए पीसीआर का आप यूज़ करते हैं। कम टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉपीज़ क्या करता है, एम्पलीफाइड कर देता है। इसीलिए यहाँ पर लिख रखा है दैट इज़ द एम्पलीफाइड, मतलब उसको आपने पीसीआर साइकिल चलाया हुआ है, छोटे से डीएनए के सीक्वेंस की मल्टीपल कॉपीज आपने क्या की है, तैयार कर ली हुई है बहुत कम टाइम में, उसको एम्पलीफाइड किया गया। और जो एम्पलीफाइड होते हैं उनको बेसिकली आप एम्पलीकॉन के नाम से जानते हैं। डज नॉट रिक्वायर रिस्ट्रक्शन एंजाइम, इस आर ए पी डी के केस में रिस्ट्रक्शन एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये एक पीसीआर बेस्ड टेक्निक होता है, मतलब यहाँ पे डीएनए को डाइजेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। प्राइमर सीक्वेंसेस ऑलरेडी नोन, ये जो प्राइमर के सीक्वेंसेस होंगे ये नोन होंगे, लेकिन जो टेम्पलेट डीएनए सीक्वेंसेस होगा वो क्या होगा, अननोन होगा। तो प्राइमर जो हमारा नोन है उसको हमने क्या किया, अप्लाई कर दिया है। डोमिनेंट टाइप ऑफ मार्कर है, अपने इससे पहले जो देखा वो कोडोमिनेंट टाइप का था, ये आपका क्या है, डोमिनेंट टाइप का है। ये को डोमिनेंट डोमिनेंट और जो टाइप के मार्कर हैं इनको आपको कल की क्लास में थोड़ा मैं एग्जांपल कुछ अच्छा इमेज सर्च करके रखूँगा, तब आपको समझा पाऊँगा, तो आप शायद समझ पाएंगे। हो सकता है कि वो मेरे दिमाग में है लेकिन मैं आपको उसको सही अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं दे पा रहा हूँ जिससे कि आप भी समझ पाएँ। तो अभी अगर आप कन्फ्यूजन में हैं तो उसके लिए कल आपको मैं अच्छे तरीके से क्लियर कर पाऊँगा कि ये डोमिनेंट को आप कैसे इन इस केस में समझ पाएँ। आपने जेनेटिक्स में तो समझ लिया है ये मुझे मालूम है, लेकिन अभी आप इसको लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़ हैं, और अभी मेरे पास कुछ ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि मैं उसको आपको समझा पाऊँ। तो नेक्स्ट क्लास में आपको कोशिश करूँगा बेहतर समझाने के लिए। तो ये एक एग्जांपल कैसा है डोमिनेंट टाइप के मार्कर का, जबकि आरएफएलपी कैसा है, कोडोमिनेंट टाइप के मार्कर का। डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ये आपको होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट के बेसिस पे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। मीन्स कैपिटल टी है ये भी डोमिनेंट है, कैपिटल टी स्मॉल टी है ये भी डोमिनेंट है। तो इन दोनों में डिस्टिंग्विश ये नहीं कर सकता है कि ये कैरेक्टर जो डोमिनेंट दिखाई दे रहा है ये होमोजाइगस कंडीशन का है या हेटेरोजाइगस का है। तो डोमिनेंट टाइप का मार्कर तो ज़रूर है, लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि ये होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है आरएपीडी, राइट। तो ये इनका था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और इनके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। लिमिटेशन है इनके कुछ लाइक एज इनकी जो रिजल्ट को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी इसको बोलते हैं, ये काफ़ी कम है, मीन्स काफ़ी लो है।
डोमिनेंट इन नेचर होते हैं ये, इनका मतलब कि कह सकते हैं कि एक लिमिटेशन है कि सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर वाले ही कैरेक्टर आप इनसे एम्पलीफाइड कर सकते हैं, रिसेसिव वाले को नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए ये फिगर आपको समझाने में हेल्प करेगा, दैट इज टेम्पलेट ए है, टेम्पलेट बी है, ठीक है। ये जो सीक्वेंसेस हैं डीएनए की, ये नोन नहीं है, ये अननोन है डीएनए के सीक्वेंसेस। प्राइमर क्या किया गया, यहाँ पे ऐड कर दिया गया। ये भी प्राइमर है, 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 ये सब क्या है, छोटे छोटे प्राइमर हैं। आप में से जरा मुझे कोई बताए, सारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मैंने आपको पढ़ा दिया कि अप्लाई किए गए इतने डिफरेंट टाइप के, मतलब अलग अलग टाइप के जो प्राइमर है, मतलब अलग अलग नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्राइमर यहाँ पे क्या किए गए, अप्लाई किए गए, फ्रेगमेंट सिर्फ यहाँ पे 3 बना। इसके पीछे का कारण क्या है, कोई बताना चाहेगा? सर ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना रहे हैं, एक प्राइमर से एक स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रही है, और सर वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आपस में बाइंड हो रहा है तो डबल स्ट्रैंड डीएनए बना रहा है। और कोई? तो बाई डायरेक्शनल सिंथेसिस हो रही है डीएनए की, मतलब तो अलग अलग स्ट्रैंड तो ना, एक स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड बन रहे हैं दो प्राइमर से, दो प्राइमर से एक स्ट्रैंड बन रहा है, तो इसलिए 7 प्राइमर है तो कम स्ट्रैंड्स बनेंगे। मतलब मेरा सिर्फ एक मतलब सिंपल सा क्यूरियोसिटी है जानने की कि अगर ये सारे प्राइमर यहाँ पे, ये यहाँ पे बाइंड किया है, ये यहाँ पे बाइंड किया है, यहाँ पे बाइंड किया है, यहाँ पे बाइंड किया है, तो इसका भी डीएनए हाँ बनना चाहिए, इसका भी डीएनए बनना चाहिए, इसका भी हाँ डीएनए सर, बनना। डीएनए बना लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट्री थे ना, सिंगल स्ट्रैंडेड थोड़ा रहेगा, डबल स्ट्रैंडेड रहेगा ना। हाँ कॉम्प्लीमेंट्री था सर, वो डीएनए आपस में बाइंड हो गया, बाई डायरेक्शनल हो रहा है ना सिंथेसिस। इसीलिए अच्छा, सर मतलब इस आप वाले ये के लिए बताना दो चाह रहे हैं स्ट्रैंड कि बनी ये है। वाले का डीएनए यहाँ पर आया और ये वाले डीएनए यहाँ पर आया, यस है सर, ना? और ये अच्छा, डीएनए डीएनए बी में केवल एक, दो प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री है इसलिए उसमें एक ही फ्रेगमेंट बना है, और डीएनए ए में यहाँ पे 4 प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री इसीलिए इसमें 2 फ्रेगमेंट बने हैं। ये वाले का कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। यस सर। चलिए, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए बेसिकली क्या है कि आपको ये फिगर क्या मतलब फिगर से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि डीएनए का जो टेम्पलेट है इसका नोन नहीं है, रैंडमली यहाँ पे नंबर ऑफ प्राइमर डाले गए हैं, जहाँ कहीं पे भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री मिला, ये क्या किया आपका बेसिकली बाइंड किया, और ये कॉम्प्लीमेंट्री इसका इधर की तरफ, ये कॉम्प्लीमेंट्री इसका इधर की तरफ क्या किया, सिंथेसाइज करना शुरू कर दिया, तो इसलिए ये लेंथ आपकी डीएनए की बन गई, इसका ये लेंथ बन गया, तो यहाँ पे 2 लेंथ बने, मतलब 2 फ्रेगमेंट बना, यहाँ पे 1 फ्रेगमेंट बना। इसका जब जेल रन कराया गया तो आपको आप देखिए ये जो सीक्वेंस है ये लेटर सीक्वेंसेस है, नोन होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट भी नोन होता है, इनका सीक्वेंस भी क्या होते हैं, नोन होते हैं। इसी से कंपैरेटिव एनालिसिस की जाती है। तो ये लेन ए में आपको 2 बैंड दिखाई दिया, लेन बी में 1 बैंड दिखाई दिया। इस वाले डीएनए की बैंड देखिए एग्जैक्टली सेम है, यही वाले की है। तो ये जो भी डीएनए का सीक्वेंस है इसको आप लेटर सीक्वेंसेस बोलते हैं, ये नोन होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इसका दैट इज नंबर कितना, मतलब सीक्वेंसेस क्या है, तो यहाँ पर आप इसको आसानी से पता लगा सकते हैं। इस वाले के लिए थोड़ा सा डाउट है क्योंकि यहाँ पे देखिए ये दोनों के क्या है, बीच में आ रहा है, तो मॉलिक्यूलर वेट तो पता चल जाएगा, सीक्वेंसेस को पता कराने के लिए आपको सीक्वेंस करानी पड़ेगी। यहाँ पे ये दोनों क्या है, आपको सेम दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से आर ए पी डी जो होता है वो अननोन डीएनए के सीक्वेंसेस को एम्पलीफाई करता है रैंडमली, और अलग अलग प्राइमर को यूज़ करके, और उस एम्पलीफाइड डीएनए से फिर फर्दर आप क्या करते हैं, सीक्वेंसिंग कराते हैं, या फर्दर आप उनको लेकर के पीसीआर चला करके और भी कोई काम करते हैं। तो इसका यहाँ पे यूज़ होता है। तो ये एक दैट इज़, यहाँ पे आपने देखा कि ना तो रेडियो लेवल्ड प्राइमर प्रोब यूज़ हो रहा है, ना ही रेसेप्शन एंजाइम यूज़ हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, प्रोब यूज़ किया जा रहा है, और बेसिकली सॉरी प्राइमर यूज़ किए जा रहे हैं, और यहाँ पे ये पीसीआर बेस्ड टेक्निक है। तो दोनों में डिफरेंसेस भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आते रहना चाहिए। नेक्स्ट है दैट इज एएफएलपी, जो कि कंबाइंड फॉर्म होती है। यहाँ पे आप डेफिनेशन देखिए, मतलब फुल फॉर्म, एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब यहाँ पे पीसीआर का भी यूज होगा, और आरएफएलपी की तरह आपको यहाँ पे प्रोब भी क्या होंगे, दिखाई देंगे बाइंड करने के लिए। तो ये एएफएलपी जो टेक्निक है वो दोनों टेक्निक का क्या है, कॉम्बिनेशन है, आरएफएलपी वाली टेक्निक का और आरएपीडी वाली टेक्निक का। मतलब आरएपीडी की तरह क्या करेगा, ये रेंडमली मतलब कि एम्पलीफाइड करेगा पीसीआर की तरह से, और आरएफएलपी की तरफ पे क्या होगा, दैट इज इनको यूज किया जाएगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दैट इज आरएफएलपी एंड आरएपीडी टेक्निक्स
रिक्वायर्स बोथ, मतलब RFLP की तरीके से क्या करेगा, RE यूज़ करेगा, और RAPD की तरह क्या करेगा, PCR को यूज़ करेगा। तो मतलब यहाँ पे भी DNA को पहले क्या किया जाएगा, कट किया जाएगा, मीन्स रसायन से डाइजेस्ट किए जाएंगे, फिर PCR चला करके उसके मल्टीपल कॉपीज को क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा टू ओवरकम द दैट इज रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द RAPD AFLP वाज डेवलप्ड। मतलब कि जो आपने RAPD की लिमिटेशन के बारे में पढ़ा कि इसका जो प्रोडक्शन रेट है वो काफ़ी कम होता है, उसी प्रोडक्शन रेट को क्या करता है, ये इन्हांस करता है, मीन्स और ज़्यादा बनाता है। चूँकि नेचर RAPD वाले का कैसा है, दैट इज़ डोमिनेंट नेचर का है, सॉरी, और RFLP वाले का कोडोमिनेंट है। तो ये दोनों का कंबाइंड हो गया, इसका मतलब या AFLP का नेचर कैसा होगा, कोडोमिनेंट भी हो सकता है, डोमिनेंट नेचर का भी हो सकता है। यहाँ पे सर एंजाइम से क्या किया जाएगा, जीनोम को डाइजेस्ट कराया जाएगा, और बेसिकली यहाँ पे क्या होंगे, PCR से एम्प्लीफिकेशन भी कराए जाएंगे, राइट। तो इसका EFLP वाले का क्या है, रिप्रोडक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी रिलायबल होता है, और आसानी से आप इसको कम टाइम में क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। AFLP के जो फ्रेगमेंट होगा, जिस तरीके से आपने आपने RFLP में विजुलाइज किया था, उसको एग्रोजोल पे क्या करते हैं, विजुलाइज कर लेते हैं। ये फ्रेगमेंट मतलब ये फिगर आप यहाँ पे देखिए, इस फिगर में आपको दिखेगा कि AFLP का जो फ्रेगमेंट प्रिपरेशन है वो कैसे है। यहाँ पे आपका दैट इज़ पूरा इंटायरली जीनोम है, और इसके बाद यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, और यहाँ पे क्या है, आपका अडाप्टर है। ये वाला जो पॉइंट है, अडाप्टर का मतलब कि जो DNA के सीक्वेंसेस होते हैं, रेस्ट्रिक्शन से डाइजेस्ट कराने के बाद उनमें ऐड किए जाते हैं, ताकि आसानी से कोहेसन हो सके, मीन्स लाइगेशन की प्रोसेस अच्छे तरीके से हो सके। तो यहाँ पे आप देखिए कि बेसिकली आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, और इसके बाद यहाँ पे DNA लाइगेज जो कि जोड़ने के लिए है। तो पहले से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया गया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या किया गया, डाइजेस्ट कराया गया, यहाँ पे कट हो गया, यहाँ पे ये वाले से कट हो गया, मतलब दो एंजाइम थे, एक ये वाला, दोनों जगह पे क्या हुआ, कट हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे अडाप्टर ऐड किए गए, अडाप्टर ऐड करने से जो आपका ये कोहेसिव एंड बने हुए सब प्लेन तरीके से हो गए, और फिर इसके बाद इनको क्या किया गया, दैट इज़ द एम्पलीफाई कराया गया, मीन्स प्राइमर डाल करके। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस था वो जस्ट लाइक RFLP था। इसके बाद की जो प्रोसेस थी वो बेसिकली कैसा था, दैट इज़ द RAPD के तरीके से। तो एम्पलीफिकेशन करा करके उसके सीक्वेंस को आप जान सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कौन सा सीक्वेंस प्रेजेंट था। तो RFLP और RAPD का जो कॉम्बाइंड फॉर्म है वो बेसिकली क्या है, दैट इज़ द AFLP है। AFLP उन दोनों टेक्निक से ज़्यादा एडवांस है और ज़्यादा रिलायबल है, और इसका रिजल्ट भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे दोनों के टेक्निक का लाइक एज PCR यूज होगा जस्ट लाइक RAPD, और RE यूज होगा जस्ट लाइक RFLP। तो बेसिकली इन तीनों को एक टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं। ये वाला तो आपको नहीं पढ़ा है, बस आप इनके बारे में देखिए। यहाँ पे प्रिंसिपल आईडी, जैसे RAPD, RFLP और AFLP के बारे में। तो RFLP क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन नेम से लाइसेंस कराया जाता है। यहाँ AFLP में क्या होगा, DNA का एम्प्लीफिकेशन होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, DNA का एम्प्लीफिकेशन होगा। इसके बाद RAPD में DNA की स्टेनिंग हो रही है, सडन ब्लॉटिंग हो रहा है, DNA की स्टेनिंग हो रही है। मतलब कि आप जब जेल में विजुअलाइज करते हैं तो विजुअलाइज करने के लिए आप ETBR का यूज़ करते हैं, इसलिए आप उसको DNA स्टेनिंग के नाम से जाना जाता है। प्राइमर की रिक्वायरमेंट RAPD में है, यस, रैंडम है। RFLP में प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यहाँ पे प्रोब यूज किया जाता है, ठीक है। RFLP में यहाँ पे सेलेक्टिव है, यहाँ पे यूज किए जाते हैं। प्रोब की रिक्वायरमेंट RAPD में नहीं है, यहाँ पे प्राइमर यूज होते हैं, यहाँ पे प्रोब की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे प्रोब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेडियो आइसोटोप्स आपने RAPD में देखा, यहाँ पे प्राइमर होते हैं जो कि बेसिकली रेडियो एक्टिव नहीं होते, तो यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे प्रोब होते हैं तो यहाँ पे होता है। यहाँ पे दोनों हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डोमिनेंट एंड को डोमिनेंट, RAPD क्या होगा, डोमिनेंट नेचर का होगा, RFLP क्या होगा, को डोमिनेंट नेचर का होगा, और AFLP क्या होगा, दोनों नेचर के होंगे, डोमिनेंट और को डोमिनेंट नेचर के। पॉलीमॉर्फिज्म जो डेटम है वो क्या क्या है, दैट इज यहाँ पे भी मीडियम, यहाँ पे भी मीडियम और यहाँ पे भी मीडियम। रिलायबिलिटी किसकी है, RAPD का थोड़ा इंटरमीडिएट है, RFLP का हाई है, और AFLP का भी क्या है, हाई है। इस पर भरोसा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए सबसे ज़्यादा आपका ये RFLP टेक्निक क्या की जाती है, यूज़ की जाती है। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर मार्कर के 3 टाइप्स जो थे, RFLP, RAPD, AFLP, इनके बारे में आपने देखा और इनके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में समझा। यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस दिया रखा है, दैट इज़ मॉलिक्यूलर मार्कर का कहाँ कहाँ पे आप एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। दैट इज़ असेसिंग वेरिएबिलिटी ऑफ जेनेटिक डिफरेंसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स विद इन अ स्पीसीज,
किसी भी ऑर्गेनिज्म के विद इन स्पीसीज़ में जो भी उनके फीचर्स में डिफरेंसेस आ रहे हैं, उनको असेस करने के लिए, उनको जानने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन में फिंगरप्रिंटिंग ऑफ जीनोटाइप जानने के पर्पज़ से, फिंगरप्रिंटिंग के पर्पज़ से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। एस्टिमेटिंग जेनेटिक डिस्टेंसेस बिटवीन स्पीसीज एंड ऑफस्प्रिंग, आप इस रिजल्ट के बेसिस पे पता लगा सकते हैं कि किसी स्पीसीज के और किसी ऑफस्प्रिंग के बीच में कितना जेनेटिक वेरिएशंस है, कितना जेनेटिक डिस्टेंसेस है। आइडेंटिफाई लोकेशन ऑफ ए QTR, क्वालिटेटिव ट्रैट लोकाई आप इसको बोलते हैं, ये क्वालिटेटिव जेनेटिक्स का टर्म है। तो QTL को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है ये सारा मॉलिक्यूलर मार्कर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस फ्रॉम यूजफुल कैंडिडेट जीन्स, तो डीएनए के सीक्वेंसेस को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं इस टेक्निक को यूज करके। सो दिस इज सर ये QTL कैसे? QTL का मतलब होता है क्वांटिटेटिव ट्रैक्ट लोकाई, मतलब कि जो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स होती है उसमें कैरेक्टर्स कितना एक्सप्रेस आउट हो रहा है, उस एक्सप्रेशंस के लिए कौन कौन से लोकस या कौन कौन से जीन के लोकाई रिस्पॉन्सिबल है, कलेक्टिवली आप उनको QTL के नाम से जानते हैं। सर ये RAPD और AFLP में प्रोब यूज नहीं करते, तो सर फिर हम इसमें फ्रेगमेंट को कैसे देखते हैं? यहाँ जैसे देखिए RAPD में आपने क्या किया, प्राइमर चलाया, प्राइमर से आपने क्या किया, PCR का प्रोडक्ट बना लिया। जो PCR का प्रोडक्ट आ गया फिर आपने उसको जेल प्रेरण करा दिया, आप उसको देख लिया, आप उसको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको प्रोब की, रेडियो एक्टिव लाइबिलिटी की। लेकिन आपने RFLP में क्या किया, वहाँ पे कोई प्राइमर मतलब PCR नहीं चला, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो DNA का वो था वही चला। तो DNA के सीक्वेंसेस को कहाँ पे बाइंड किया है उसको विजुअलाइज करने के लिए आप प्रोब यूज करते हैं। तो प्रोब के लिए क्या है, रेडियो लेबल्ड है। सर वहां पे ब्लॉटिंग से हमने प्रोब यूज किया ना, सडन ब्लॉटिंग से। RFLP केस में हाँ, हाँ, और यहाँ पर हम लोग वो ETBR वगैरह लगा रहे हैं ना जेल में। मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस जब होता है तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइम पे डीएनए को विजुअलाइज करने के लिए आप ईटीबीआर को यूज करते हैं। हाँ, उससे दिख जाएगा वो हाँ। डीएनए। सर वो DNA का जब हम जेल रन करते हैं तो उसमें आपने बताया था लेटर सीक्वेंस जो है उससे मॉलिक्यूलर वेट पता कर सकते हैं, तो उससे सीक्वेंस भी पता कर सकते हैं? आपने बताया था कि इससे सीक्वेंस पता कर लेंगे जैसे उसके देखिए सामने। ये वाले फिगर पे आइए, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये वाला यस सर। दो कोई डीएनए का सीक्वेंस अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट सेम है, मे बी पॉसिबल कि उसका डीएनए का सीक्वेंसेस भी सेम हो, लेकिन ये हमेशा एग्जैक्टली सेम नहीं है कि ऐसा ज़रूरी ही है कि दो डीएनए के मॉलिक्यूल जिनका कि मॉलिक्यूलर वेट सेम है उनका डीएनए का सीक्वेंसेस भी सेम होगा। बिकॉज आप यहाँ पे देखिए कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे सीक्वेंसेस था ATGCC, राइट, 5 बेस आया, यही सेम बेसिस आपको यहाँ पे भी होंगे, लेकिन इनका सीक्वेंसेस लाइक CGTAC हो जाए, तो मॉलिक्यूलर वेट तो सेम होगा इन दोनों का, लेकिन इनका सीक्वेंसेस सेम नहीं होगा। तो जेल के बैंड के बेसिस पे डीएनए के सीक्वेंस को पता करना बहुत टिपिकल काम होता है। अगर आप उसको बोलते भी हैं तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि जिनका दो जो डीएनए के मॉलिक्यूल हैं जिनका कि बैंड सेम जगह पर आया हुआ है उन दोनों का डीएनए का सीक्वेंस सेम होगा, ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इलेक्ट्रोफोरेसिस सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट को आइडेंटिफाई करने के लिए या पता करने के लिए यूज़ किया जाता है और उसी के लिए वो रिलायबल भी माना जाता है। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मॉलिक्यूलर वेट का, डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस को आप रिलायबल नहीं मानते हैं और ना ही आप उसको सही बोल सकते हैं, क्योंकि सेम न्यूक्लियोटाइड के नंबर का मॉलिक्यूलर वेट सेम आएगा लेकिन सीक्वेंसेस अलग अलग हो सकती हैं। तो डीएनए सीक्वेंसिंग को जानने के लिए, मतलब डीएनए के सीक्वेंस को पता करने के लिए डीएनए सीक्वेंसिंग करानी ही पड़ती है। उसको कराने के पहले आप पीसीआर करते हैं, पीसीआर से डीएनए का नंबर आपका एम्पलीफाई हो जाता है और फिर आप उस सैंपल को लेकर के क्या करते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग रन कराते हैं। तो डीएनए जो सीक्वेंसर होता है लाइक सेंगर सीक्वेंसर सबके सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ किया जाता है आज के डेट में भी, रिसर्च में भी। जब किसी बैक्टीरिया को या जब किसी फंगस को आप आइडेंटिफिकेशन कराते हैं तो सेंगर सीक्वेंसिंग कराई जाती है। तो सेंगर सीक्वेंसिंग करा करके आप पता कर लेते हैं कि इसका डीएनए का सीक्वेंस क्या है। सर उसमें से प्राइमर्स डालने पड़ते हैं ना, हाँ, पीसीआर में। ये सेंगर्स मेथड में। सेंगर मेथड में भी बेसिकली, जैसे सेंगर मेथड में क्या होता है कि सब कुछ रहेगा, जैसे जितना जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके पीसीआर में होते हैं, मतलब आपका एक टेम्पलेट डीएनए होगा,
चारों न्यूक्लियोटाइड होंगे, एक आपका डी एंड टीपी होता है वो रहता है, बाकी आपके प्राइमर होंगे, डीएनए पॉलीमरेज होगा, ये सब कुछ आप उसमें डाल देते हैं। जहाँ जहाँ कहीं पे भी आपका वो डी एन टी पी का, जैसे लाइक DDA आपने डाला हुआ है, तो जहाँ कहीं पे भी टी अगर सीक्वेंसेस टेम्पलेट डीएनए में होगा वहाँ पे ए आएगा, और जहाँ पे वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा उसके बाद पॉलीमराइजेशन क्या होगी, टर्मिनेट हो जाएगी, वहाँ पे हाल्ट कर जाता है। तो ऐसे करते करते जहाँ जहाँ पूरे पूरे डीएनए के सीक्वेंस पे जहाँ जहाँ कहीं पे भी टी होगा, ये वाला क्या करेगा, हॉल्ट करेगा। ऐसे ही एक एक मिक्सर, और आप 4 मिक्सर लेके चलते हैं उसमें, एक ए के लिए, एक जी के लिए, एक टी के लिए, सी के लिए। तो चारों मिक्सर के जो डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं उनको क्या किया था, रन कराया जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस कराई जाती है। उस इलेक्ट्रोफोरेसिस के बैंड के बेसिस पे फिर आप क्या करते हैं, उनकी सीक्वेंसिंग को पता करते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे। ये पढ़ना भी है आपको दो काफ़ी। है ना, सैंगर्स मेथड और मैक्सिमम गिलबर्ट मेथड। हाँ, दोनों मेथड काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है आज के भी डेट में, मतलब ये सोचने वाली बात है कि आज के टाइम पे नेक्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग चल रही है, बट फिर भी रिसर्च कम्युनिटी में सेंगर मेथड से ही डीएनए सीक्वेंसिंग कराई जाती है, जबकि सबसे पहले का मेथड है ये डिस्कवर किया हुआ, लेकिन आज के डेट में भी वही मेथड ज़्यादा रिलायबल है। ठीक है, ओके सर। आज ओके के इतना सर। काफ़ी है या फिर अभी और कंटिन्यू करेंगे? नो सर। चलिए, तो बाकी जो टेक्निक्स है वो हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? ओके ओके सर। सर, थैंक यू ओके, सर। गुड नाइट टू ऑल। गुड नाइट। गुड नाइट सर।